नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, उत्पादन की बढ़ोतरी की, आपकी तरक्की की। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सब्जी फसल में वर्मी वॉश से करें कीट नियंत्रण। अनाजों के साथ औषधीय पौधों की खेती आमदनी का बेहतर जरिया। और बगीचों की निराई गुड़ाई के लिए उपयोगी है पावर वीडर यंत्र। अब खबर विस्तार से। मत्स्य पालक भाई, ठंड के मौसम में मछली पालन चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इस मौसम में तालाब के पानी में तापमान की कमी के कारण मछलियों के स्वास्थ्य पर असर होता है और नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है। ठंड में पानी में तापमान गिरने के कारण मछलियां कम सक्रिय रहती हैं, जिससे भोजन भी कम करती हैं। यही समय है सही देखभाल और उचित प्रबंधन से मछलियों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। बदलते मौसम में खासकर सर्दियों में मछलियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में तालाब के पानी के तापमान को नियंत्रित रखना जरूरी है, क्योंकि इस समय तापमान गिरने से पानी का ऑक्सीजन स्तर कभी कभी कम हो जाता है, जिससे मछलियों का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और मछलियाँ कम खाना खाती हैं। इसलिए इस मौसम में मछलियों को कम और संतुलित आहार देना चाहिए। साथ ही आहार के समय में भी बदलाव कर देने चाहिए। तालाब में ताजे पानी का संचार बेहद जरूरी है। किसान भाई, अगर आप इन दिनों सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए उन्नत प्रभेद के चुनाव, खेतों की तैयारी के साथ साथ कीट प्रबंधन भी जरूरी है। इसके लिए वर्मी वॉश बेहद लाभकारी है, क्योंकि वर्मी वॉश से आप कीट नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्ट से निकला तरल पदार्थ है, जिसका फसल पर छिड़काव करने से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। फसलों के लिए प्राकृतिक ग्रोथ प्रमोटर, पोषक तत्व और जैव कीटनाशक के रूप में काम करता है वर्मी वॉश कंपोस्ट। यह एक तरल जैविक खाद है जो केंचुओं को धोकर तैयार किया जाता है। वर्मी वॉश से न केवल उच्च गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसके इस्तेमाल से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इसे पौधे पर स्प्रे करके सिंचाई के पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी वॉश पौधों को कीटों और रोगों से बचाकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। किसान भाई, अगर आप अनाज के फसलों की खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ कुछ औषधीय पौधों की खेती भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि यह किसानों को नियमित फसलों के मुकाबले अतिरिक्त आय मुहैया करा सकती है। इस तरह की खेती से मिट्टी की उर्वरता में सुधार तो होती ही है, साथ ही जलवायु परिवर्तन की परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। तुलसी, सतावर, सर्पगंधा जैसे पौधे बिहार की मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये औषधीय पौधे कई बीमारियों में काम आते हैं और इनकी मांग बाजार में भी अच्छी है। सबसे अच्छा है यहाँ बिहार के लिए सतावर, क्योंकि सतावर का एक बहुत बड़ा मार्केट बिहार में उपलब्ध है। क्योंकि गाय का दूध बढ़ाने के लिए सतावर का जड़ बहुत इस्तेमाल होता है। तो बिहार में किसी प्रधान प्रदेश होने के वजह से यहाँ उसका बहुत अच्छा डिमांड है और ये आम के बगीचे के नीचे छाया में बहुत अच्छा से पैदा कर सकते हैं। तो आप इस जगह को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक तरीके और वैज्ञानिकों की सलाह से अगर खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सफलता की आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम नारायणपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान रघुवर सिंह। रघुवर सिंह लगभग 1.25 एकड़ में मिर्च की खेती कर लागत मूल्य से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि रासायनिक और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करने से पैदावार अच्छी हो रही है। रासायनिक खाद केंचुआ खाद जो बोलते हैं केंचुआ से तैयार होता है, गोबर से, उससे
ये छीट के वो अथी करके यार दोनों से उत्पादन किए हैं। पिछले साल से बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है और पेड़ उड़ का भी बहुत बढ़िया फसल हुआ। पारंपरिक तरीकों की तुलना में समय और मेहनत को कम करता है पावर वीडर मशीन। इस कृषि यंत्र का उपयोग हर तरह की मिट्टी और फसलों के लिए किया जाता है। पावर वीडर मशीन एक आधुनिक कृषि यंत्र है जो खेतों में खरपतवार हटाने, निराई गुड़ाई करने से लेकर मिट्टी की जुताई तक का भी काम आसानी से करता है। बाजार में कई तरह की पावर वीडर मशीन उपलब्ध हैं। किसान भाई अपनी ज़रूरत के अनुसार इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ये पावर वीडर है, पावर वीडर मशीन है जो अपना गन्ना बाग बगीचे के अंदर गुड़ाई करने के काम आती है। जो अपना किसान भाई अपना गन्ने बाग बगीचे के अंदर लेबर लगाते हैं, लेबर से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के अंदर कल्टीवेशन के जो किया जाता है उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। आइए एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना के अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं और चावल के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 75 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल और अरवा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज? आइए देखते हैं मौसम समाचार। सुबह शाम की ठंड के साथ मौसम सामान्य रहेगा। दिन में तेज धूप रहेगी जिसके कारण हल्की गर्मी महसूस होगी। इस दौरान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई बातें। साथ ही साथ मुलाकात की सफल किसान से, जाना मंडी का भाव और मौसम का हाल। इसी के साथ ही यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम में बदलाव के साथ हमारे रहन सहन और खान पान में तब्दीली की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो हम इंसान हो या हमारे पशु पक्षी। तो किसान भाइयों, ठंड के मौसम में हम जानेंगे कि दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे किया जाए। ये जानने के लिए मुलाकात करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी से। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ केशवर जबी। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे न सिर्फ उनके दूध उत्पादन में कमी होती है बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ज़रूरी है कि समय रहते इन समस्याओं का प्रबंधन किया जाए। तो आज हम इसी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी, जो कि सह प्राध्यापक हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम में बदलाव हो रहे हैं और ऐसे में हमारे पशुओं में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और इनसे हमारे पशुपालक भाई कैसे निपटें। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे परिचर्चा किया है जो पशुपालन के हित में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम परिवर्तन होता है तो पशुओं में आपको विभिन्न तरह की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है। साथ साथ क्या होती है, दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है और प्रजनन संबंधी समस्याएं भी आ जाती है। तो पशुपालक भाई, जैसा कि अभी महत्वपूर्ण समय ये है कि ठंड की मौसम आ चुकी है,
इस ठंड के मौसम में कैसे प्रबंधन करना है। अगर इसका उचित प्रबंधन नहीं किए तो पशु पे जो है आपका असर बुरा दिखेगा, जिससे क्या होगी, दूध उत्पादन क्षमता घट जाएगी, पशु बीमार पड़ेंगे, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है और आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए पशुपालक भाइयों, इस मौसम के अनुसार से आपको आवास का प्रबंधन, आपको स्वास्थ्य का प्रबंधन और आहार का प्रबंधन उचित मार्गदर्शन में करना चाहिए। जो जानकारी आपको मिल रही है उसको पालन करेंगे तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा, उत्पादन क्षमता नहीं घटेगा और प्रजनन क्षमता पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि पशुओं को ठंड में स्वस्थ रखने के लिए आवास का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो हम जानना चाहेंगे कि आवास का प्रबंधन हमारे पशुपालक भाई कैसे करें कि उस पर उनका ठंड का पशुओं पर प्रकोप ना पड़े। पशुपालक भाई, जैसा कि ठंड का मौसम है और पशुओं को स्वस्थ हमें रखना है, तो हमारा पशुशाला ऐसा हो जो सूखा हो। तो सूखा रखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि पशुशाला का जो फर्श है ऐसा बना हो जिसका गौमूत्र आसानी से निकल जाए, गोबर भी आसानी से निकल जाए और पशुशाला स्वच्छ रहे। दूसरी बात, आप जैसा कि ठंड का मौसम है तो रात में ठंड की हवा चलती है, तो आप उत्तर दिशा में दीवार अवश्य रखें जिससे डायरेक्ट हवा जो है पशुशाला में प्रवेश ना करे। और रात के समय में आप क्या करें, जूट की बोरी को आप चारों तरफ से लगा दें, जिससे क्या होगी, डायरेक्ट हवा नहीं आएगी और ठंड के प्रकोप से बचेगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया है कि आवास का प्रबंधन कैसे करें ठंड के मौसम में, लेकिन आपने चर्चा की थी कि आवास के अलावा आहार प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे, क्या करें, क्या आहार दें अपने पशुओं को ठंड में? पशुपालक भाइयों, जैसा कि मैंने आवास के बारे में आपको बता रहा था कि पशुपालक भाई, जो हमारा फर्श है वो सूखा होना चाहिए और फर्श पे क्या करें, गद्दादार के लिए आप पुआल का बिछावन बिछा दें जो मोटी हो और समय समय पे वो पराली जो है फर्श वाली वो बदलते रहें आप, तो इससे पशु आराम रहेगी और स्वस्थ रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर दिशा की ओर दीवार अवश्य दें जो डायरेक्ट हवा नहीं आए, और शाम का समय और रात के समय में जूट की बोरी का अवश्य लगा दें। अगर आप गर्मी के लिए अलाव जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि पशु से दूरी बनाए हुए रखें और उसको निगरानी में रखें, ताकि क्या है, गर्मी तो मिले लेकिन किसी तरह की दुर्घटना ना हो। इस चीज़ की आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। और मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस मौसम में क्या होती है, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी की भी प्रकोप होती है। तो बाह्य परजीवी का प्रकोप ना हो तो समय समय पे 1.1 से 0.2 का घोल बना लें मालाथियन का, और समय समय पे यानी सप्ताह में एक बार छिड़काव कर देंगे तो बाह्य परजीवी का प्रकोप नहीं रहेगा। ये आप देखेंगे तो आपका स्वस्थ रहेगा और स्वच्छ रहेगा और हवादार होना चाहिए। जैसा कि मैंने आवास के बारे में आपको बताया, अब मैडम ने पूछी थी कि आहार, अब आहार का भी प्रबंधन, जैसा जानते हैं कि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में ऊर्जा युक्त भोजन चाहिए। अगर ऊर्जा युक्त भोजन देते हैं तो उसका शरीर का तापमान बनाए रखने में क्षमता को पशुपालक को हेल्प होती है, मदद होती है और उससे दूध उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस समय आपको पशुपालक भाई क्या करना पड़ेगा, 250 से 500 ग्राम गुड़ अवश्य दें जिससे ऊर्जा मिले, और ऊर्जा युक्त आहार जैसे कि आप बाजरा दे सकते हैं, चावल के टुकड़ा दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, जिससे कि ऊर्जा मिलेगी, वो उस आहार दें। अगर टेम्परेचर घट जाती है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाती है, तो जो आहार आप रेगुलर दे रहे थे उस आहार में 10% का वृद्धि कर दें, ताकि क्या होता है कि इस समय ठंड में बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उसमें आहार की ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो उपयोग में आता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी, आप लोग पशुपालक भाई नमक को नज़रअंदाज करते हैं, नमक को नज़रअंदाज ना करें। 50 ग्राम पर पशु के हिसाब से रोज़ाना आप नमक का इस्तेमाल करें। दुधारू गाय है, उन्हें खनिज मिश्रण की बहुत ज़रूरत है ताकि लवण की कमी ना हो, इसलिए मिनरल मिक्सचर 50 से 100 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से आप डेली देंगे तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो किसी तरह की बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया है कि ठंड के मौसम में आप अपने पशुओं को कितना आहार दें, कैसा आहार दें जिससे कि वो ऊर्जावान रहें, लेकिन कई बार होता है कि अच्छे भोजन देने के बावजूद उनमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनमें कौन कौन से रोग होते हैं ठंड के मौसम में ख़ास तौर पे, और उनका उपचार हमारे पशुपालक कैसे करें। पशुपालक भाइयों, ठंड में पशुओं पे ठंड का प्रकोप ना हो इसके लिए मैंने आवास और आहार के बारे में बताया। अगर ये प्रबंधन उचित तरीके से नहीं करते हैं तो ठंड के मौसम में कोल्ड स्ट्रोक आपको पड़ने के पशुओं में चांस रहेगा।
दूसरी क्या होती है कि ठंड के मौसम में निमोनिया होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अफरा बीमारी, ये 3 बीमारी मुख्यतः ठंड के मौसम में ज़्यादा पशुओं को प्रभावित करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप गौशाला में धुआं करते हैं और ठंड के मौसम में वायुमंडल में नमी रहता है, और नमी और जब वो धुआं मिल जाता है तो स्मॉग जाता है, और वो जब सांस लेती है तो उससे निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कृपया पशुपालक भाइयों, गौशाला में जब पशु है तब धुआं ना करें, खास करके इस मौसम में, क्योंकि नमी रहती है निमोनिया होने का। अगर निमोनिया हो गया है या कोल्ड स्ट्रोक हो गया है तो आप देखेंगे कि पशु के नाक से, आँख से पानी आने लगेगी। अगर ऐसा कंडीशन देते हैं तो तुरंत नज़दीक में जो पशु चिकित्सक है उससे अवश्य आप संपर्क करें। इसके बाद अफरा बीमारी क्या होती है, पेट पूरा फूल जाता है। क्योंकि आप कभी कभी पूरा हरा चारा दे देते हैं या सूखा चारा मिला के नहीं देते हैं, मिनरल नहीं देते हैं, खनिज मिनरल नहीं देते हैं, तो ठंड के मौसम में अफरा होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो आपको जैसा संतुलित आहार मैंने बताया है उसका आप प्रयोग करेंगे तो ये बीमारी से आप बच सकते हैं। आप तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, इस समय बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी का भी प्रकोप रहता है, तो आप इस समय कृमिनाशक दवा अवश्य देंगे। और कृमिनाशक दवा देने के लिए आपको मैं बार बार ये बताता हूँ कि कभी भी एक तरह की दवा नहीं देंगे। अगर एल्बेंडाजोल दिए हैं तो दूसरी बार फेल्बेंडाजोल दें। इस तरह से बदल बदल के जब कंपोजिशन देते हैं तो दवाई की रेजिस्टिविटी पशुओं पे नहीं होती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि पशुओं में अफरा नाम की बीमारी होती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे इसके अलावा और भी ऐसी कोई बीमारियां हैं जिनके लिए ठंड के मौसम में पशुपालक पहले से ही सावधानी बरतें, या बीमारी हो जाए कुछ भी ऐसी तो उसके लिए सावधानी बरतें? आप हमारे पशुपालक को इनसे संबंधित कुछ सलाह देना चाहेंगे? पशुपालक भाइयों, ठंड के मौसम में कुछ मेरा सुझाव है कि आप दूध दूहने से पहले जो थन को है वो हल्का गुनगुने पानी से आप उसको साफ़ करें और उसके बाद दूध का दोहन करें। जब दूध का दोहन हो जाए इसके उपरांत आप एक डीप कोई कीटनाशक दवा से उनके थन को धो दें ताकि थनेला जैसी बीमारी ना हो और आपको आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। पशुपालक भाई, जैसा दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा ताज़ा पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, पानी हमेशा पिलाएंगे ठंड के मौसम में। ऐसा नहीं करेंगे कि पानी पूरा नहीं देंगे। पानी देंगे, ठंड पानी नहीं होना चाहिए, ताज़ा पानी हो, हल्का गुनगुना पानी हो। दूसरी बात, आप जब भी आहार में देंगे हरे चारे के साथ सूखा चारा मिला के देंगे। जब भी आप ठंड का मौसम है तो 250 ग्राम से 500 ग्राम तक गुड़ अवश्य देंगे। 50 ग्राम नीमक प्रति गाय के अवश्य देंगे। 50 से 100 ग्राम तक मिनरल पाउडर अवश्य देंगे। तो इससे पशु आपका स्वस्थ रहेगा और दूध उत्पादन क्षमता पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आवास के बारे में भी बता दिया है कि हवा का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आपको उत्तर दिशा में हमेशा दीवार रखना है ताकि डायरेक्ट हवा नहीं आए, और चारों तरफ रात में जूट की बोरी को निकाल करके रख दें। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा, दूध उत्पादन क्षमता पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैंने खाने में एक बात और महत्वपूर्ण बताया है कि टेम्परेचर घटता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो 10% खाना आप आहार में बढ़ा दें जो रोज़ाना देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपके पशु पे किसी तरह की प्रजनन क्षमता पे असर नहीं पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ेगा, दूध उत्पादन पे नहीं पड़ेगा और आपका पशु स्वस्थ रहेगा, आपको आर्थिक नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज आपने जाना कि ठंड के मौसम में पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करें, जाना कि आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रबंधन कितना ज़रूरी है, और इन सारे विषयों पर हमारे डॉक्टर साहब ने बखूबी विस्तार से समझाया। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और इस ठंड में आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अधिक उत्पादन देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि कैसे ठंड के मौसम में पशुओं का प्रबंधन करें ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे भारत सरकार की कृषि योजना के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के विषय में इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं।
आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है।
नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने ठंड के मौसम में पशुओं का प्रबंधन कैसे करें ये जाना, साथ ही साथ जाना भारत सरकार की कृषि योजनाओं के विषय में। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।